गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपना जो नेक्स्ट वीडियोस है, ये वाला जो अब आप देखने वाले हो वो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था। एलिमिनेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस करे। एक्सरसाइज 3.4 हमारी रनिंग पर थी, चल रही थी, जिसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें एलिमिनेशन था। हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसकी वर्ड प्रॉब्लम को अरेंज करते हैं और उसको वापस से हम एलिमिनेशन से करना सीखेंगे। ठीक है, यस बेटा। उसने कहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर आपको मानने पड़ेंगे पहले के टू डिजिट नंबर। तो बेटा टू डिजिट नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चीज करें 28, ये टू डिजिट नंबर हुआ और इन दोनों का सम भी 9 है। एक हुआ 82, 9। यानी हम देखा जाए तो आपके पास एक वंस प्लेस नंबर है, एक टेंस प्लेस नंबर, यानी आपको ये दो नंबर्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द टेंस प्लेस नंबर इज x एंड वंस प्लेस नंबर इज y। ठीक, कि टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर y, तो नंबर क्या हो गया बेटा अपना? सो नंबर इक्वल्स टू एक्स वाई भाई, वाई वंस प्लेस पर आ गया, एक्स टेंस प्लेस पर आ गया। ठीक, अब जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 28। अब इस 28 को कैसे बोलते हो आप? 28 कैसे हुआ? 2 × 10 + 8, जिसे आप एक्सपेंडेड करना सीख कहते थे कि आपने 4th 5th में पढ़ा होगा एक्सपेंडेड करना नंबर को। जैसे कि 111 लिखना है तो आप क्या करते थे? 1 × 100, फिर 1 × 10, फिर 1, इस तरीके से एक्सपेंड करते थे। तो नंबर्स को भी लिखने का तरीका हमारा पास क्या होता है कि 10 × 10 प्लेस नंबर प्लस वंस प्लेस नंबर। क्लियर हुआ बेटा कि टू डिजिट नंबर्स को कैसे लिखते हैं? जैसे हम एक्सपेंड करते हैं किसी चीज को, वही एक्सपेंड आपको करना है यहाँ पे। तो x को मैंने क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई करा एंड वंस प्लेस नंबर यानी वंस। 3 डिजिट नंबर होता तो कैसे लिखते? फिर पहले वाले नंबर को जो 100 प्लेस पे आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई एंड वंस प्लेस वाला वंस प्लेस की तरह। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये हो गया कि 10x + y ये नंबर हो गया। ठीक, अब हमारी क्वेश्चंस पर आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेटा वही हमारी फर्स्ट कंडीशन। फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, इन टू डिजिट का सम 9 है, यानी x और y ये जो दो टू डिजिट नंबर है इन सब का दोनों का सम कितना है? 9। इक्वेशन नंबर 1 हो गई कि दो डिजिट का नंबर उसने क्या बोला? 9। फॉर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकेंड कंडीशन बोलती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यानी अगर ये नंबर रिवर्स हो जाता है तो वो 9 टाइम हो जाएगा। यानी नंबर रिवर्स होना का मतलब क्या हो गया कि ये एक्स वाई है तो ये क्या बन जाएगा? वाई एक्स। रिवर्स हो गया और दोनों को हमें प्रेजेंट कंडीशन पे क्या लेके चलना है? इक्वल। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 10x + y और इसको क्या लिखेंगे? 10y + x। क्लियर ये बात कि नंबर्स हमने क्या कर दिए? रिवर्स। जो पहले एक्स वाई था उसको वाई एक्स, जैसे कि यहां पे समझाया था मैंने भी आपको, ये 28 और ये 82 रिवर्स हो गया। सेम यहां पर एक्स वाई का क्या हो गया? वाई एक्स रिवर्स। उसने बोला कि रिवर्सिंग हो जाता है। रिवर्सिंग की कंडीशन क्या बोली उसने? 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब ओल्ड नंबर, कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, दिस नंबर इज ट्वाइस, यानी ये नंबर ट्वाइस है, आपको ट्वाइस क्या कर देना है? रिवर्स वाले पे पार्ट में। और उसने क्या बोला? 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी रिवर्स करने के बाद वो कितना हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा बात कि क्या करा उसने? क्या बोला कि जो नंबर है वो ट्वाइस हो जाता है, रिवर्स का ट्वाइस, रिवर्स करने पर ट्वाइस हो जाता है, यानी ये नंबर ट्वाइस होता है तो ट्वाइस हमने यहां कर दिया, और रिवर्स होने के बाद वो 9 हो जाता है तो 9 हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करो, ये हो गया 90x + 9y = 20y + 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो, ये 2 इधर आएगा तो 90x - 2x + 9y - 20y = 0। ये हो गया 88x
ये हो गया माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है, यानी 11 कॉमन निकाल लूँ, इक्वल्स टू 0, यानी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 आपके पास क्या आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और इक्वेशन 2 क्या आई, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो वापस से हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, कि एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या समझाया था कि कोई सा भी एक वेरिएबल आपका सेम आना चाहिए, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तो यहाँ पर एक इक्वेशन में x आ रहा है, दूसरे में 8 आ रहा है। चॉइस पूरी आपके ऊपर है कि आप x को इक्वल करना चाहते हो या आप y को इक्वल करना चाहते हो। आप अगर x को इक्वल करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ भी 8x आ जाएगा और 8x रिड्यूस हो जाएगा। या फिर इसमें ऑटोमेटिकली y वेरिएबल तो सेम है, तो यानी आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, क्योंकि अगर साइन चेंज कर दोगे तो रिड्यूस नहीं होएगा। तो हम इस बार साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी y से y कट, 8x प्लस x 9x, 9x इक्वल्स टू 9/9 यानी कि 1। x की वैल्यू क्या आई, 1। अब x की वैल्यू 1 आई तो आप इसको क्या कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 1 आई तो y की कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 1 8। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 एंड y इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, नंबर आपने क्या माना था xy के yx, आपने नंबर माना था xy, तो नंबर xy है तो वो कितना हो जाएगा 18। और अगर आप नंबर yx मानते तो वो कितना हो जाता 81। तो बेटा इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका 18 भी आ सकता है, आपका 81 भी आ सकता है। चॉइस होती है कि आप क्या मानने वाले हो, कि आपका वंस प्लेस आप क्या मान रहे हो, टेंस प्लेस आप क्या मान रहे हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। चलो बेटा इसी का फोर्थ वन पढ़ते हैं। उसने कहा मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉज ₹2000। उसने कितने रुपीज निकालने, 2000 रुपीज उसको निकालने, बट वो किस फॉर्म में निकालने वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसने बोला शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, कि उसको किन दो पार्ट में चाहिए, कि उसको 50 रुपीज के में और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए, और उसको टोटल 25 नोट्स चाहिए। ये भी उसने कंडीशन रख दी कि मेरे को दोनों नोट्स मिलाकर 25 ही होने चाहिए, 50 और 100 के मिला के 25 नोट्स होने चाहिए। तो पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, यानी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स मानने पड़ेंगे। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, कि 50 रुपीज के उसने कितने लिए x नोट, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट वो कितने लिए y। ठीक, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने एक कंडीशन दी बेटा आपको कि दोनों नोट्स मिलाकर उसके क्या होने चाहिए, ओनली 25 नोट्स होने चाहिए। फॉर फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा, दोनों नोट्स यानी x और y, यानी 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स, दोनों को अगर ऐड करें तो 25 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 होना चाहिए। ये हो गए नंबर ऑफ नोट। फॉर सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन को बेटा ध्यान से देखना, उसने कुछ दिया नहीं है, बट यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपने 8th में डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस को किए हों तो ये क्वेश्चन वहीं आएंगे कि उसने कहा उसको कितने रुपीज निकालने, 2000, यानी टोटल रुपीज उसको कितने निकालने 2000, और 2000 किस किस में होने चाहिए, 50 रुपीज और 100 रुपीज के बीच में, दोनों मिलाकर ही 200 होने चाहिए। बट 50 रुपीज का अगर वो एक नोट लेता है तो कितने रुपीज हुए 50 रुपीज के वो 3 नोट लेता है तो कितने हुए 150। तो उसने 50 रुपीज के कितने नोट लिए x, तो उसके पास कितने रुपीज हो गए 50 मल्टीप्लाई x, यानी अब ये किस पर बात कर रहा है, अमाउंट पर। पहली इक्वेशन ने किस पर बात करी, नंबर ऑफ नोट्स पर। क्वेश्चन ने आपको 2 डायरेक्ट कंडीशन नहीं दी, बट आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी कि एक तो उसने कंडीशन दी कि नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दी उसने कि अमाउंट भी होना चाहिए। तो
तो 50 रुपीज़ के एक्स नोट आए तो उसके पास कितने रुपीज़ हो गए 50x, और 100 रुपीज़ के वाई नोट आए तो कितने हो गए 100y। बात क्लियर बेटा? पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो, 50 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बाई 50। इसको रिड्यूस करोगे 40 टाइम, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो। एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, एक है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ठीक, अब यहां पर वापस से वही चीज, अगर एलिमिनेशन में यूज करता हूं तो या तो मेरे को x का वेरिएबल सेम करना पड़े या y का वेरिएबल, एक वेरिएबल सेम करना है। मुझे क्वेश्चन में एक वेरिएबल x ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, तो मैं चेंज करना चाहूं तो y को करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 2y है तो यहां 2y लेने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास x है, मैं अपने टाइम को कंज्यूम नहीं होने दूंगा। ठीक, अब दोनों के साइन भी सेम है। अगर साइन अपोजिट होते तो मैं साइन चेंज नहीं करता, लेकिन अगर साइन अपोजिट नहीं है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे साइन चेंज। तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज, ताकि x से x कैंसिल, प्लस का y। अब ये वाला साइन तो काम का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला साइन है, यानी प्लस का y और माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस, और 25 में से 14 माइनस करा तो 15, तो y इक्वल्स टू कितना आया 15। ठीक, और y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 50। सो x इज इक्वल्स टू 10, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, वो कितने माने थे आपने x, जो कि कितना निकला आपका 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, वो आपने कितने माने थे y, वो आपके कितने निकले 15। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले को अटेम्प्ट करना है। ठीक, इसी के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, यानी अभी अपन ने इससे पहले टैक्सी वाला करा था क्वेश्चन, सेम डिक्टो का डिक्टो क्वेश्चन। वहां पर टैक्सी थी, यहां पर लैंडिंग लाइब्रेरी है, लेकिन बात तो वही फिक्स चार्ज। ठीक, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27, यानी यहां पर भी आपको एक बार फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, यानी इसका फिफ्थ देखते हैं। इसका फिफ्थ क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज, तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज विल बी x रुपीज, कि वो कितना हो जाएगा x रुपीज, एंड द एडिशनल पर डे चार्ज इक्वल्स टू y रुपीज। ठीक, कि x रुपीज तो फिक्स है, यानी वो फिक्स अमाउंट तो उसको देना ही पड़ेगा। जैसे हमने टैक्सी वाले में नहीं दिया था कि आपने कितने किलोमीटर जर्नी करी, वो तो अलग है, बट आपको उसका फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, कि फिक्स चार्ज उसका क्या होगा। ठीक, तो अब यहां पर बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। उसने कहा सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, यानी सरिता क्या करती है 27 रुपीज करती है 7 days के। ठीक, यानी 7 days तक वो बुक रखती है और टोटल 27 रुपीज देती है, यानी टोटल कितने देने वाली है 27 रुपीज देने वाली है, और उसने बुक्स कितने रखी 7 days के लिए। अब उसने क्या कहा फिक्स चार्ज जो है वो 3 days का लग रहा है, यानी फिक्स चार्ज विल बी x रुपीज, यहां लिख देता हूं फॉर 3 days। 3 days का उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, 3 days के लिए उसको x रुपीज उसको देना है। ठीक, अब उसने टोटल कितने डेज की रखी 7 days की, यानी फिक्स चार्ज तो उसे देना है, तो x रुपीज तो वो देगा ही देगा साथ में। अब आप देखो, अगर एक वीक में से 3 days का चार्ज इसने ले लिया तो कितने दिन बचे 4, यानी 4 दिन के y रुपीज के हिसाब से, 4 डे का y रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 4y।
क्लियर हुई बेटा बात? उसने बुक्स टोटल कितने डेज के लिए रखी? 7 डेज के लिए। अब 7 डेज में से 3 डेज का तो चार्ज क्या हो गया? फिक्स, यानी 3 डेज के तो उसको x रुपीज देने, कि 3 डेज का टोटल अमाउंट कितना हुआ? x रुपीज। अब बात करते हैं 3 डेज का अगर x रुपीज हुआ तो 7 डेज में से अब कितने दिन उसके पास बचे? 4 डेज। तो 4 डेज का y रुपीज के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 4y, और दोनों ऐड होके क्या हुआ? 27। क्लियर बेटा? ठीक, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। फॉर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या क्या? वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, यानी उसने क्या कहा कि सुशी जो है वो 21 रुपीज देती है, सुशी 21 रुपीज देती है, बट फिक्स चार्ज तो उसको भी देना है। तो फिक्स चार्ज उसने कितना दिया? x रुपीज। कितने दिन का? 3 डेज का। और सुशी ने बुक कितने दिन रखी बेटा? 5 डेज। तो 5 डेज में से अगर 3 डेज का वो दे चुकी तो कितने दिन का और उसे देना है? 2 दिन का। क्लियर हुई बेटा बात? जैसे कि सरिता ने 7 डेज रखी, तो 7 डेज में 3 डेज का फिक्स चार्ज तो यानी ये चार्ज हो गया आपका 3 डेज का। क्लियर? और ये 4y कितने का हुआ? 4 डेज का, कि 3 डेज और 4 डेज। ये तो हुई सरिता की चार्ज, क्योंकि दोनों मिला के 7 डेज हो गए। सुशी ने क्या कहा? 5 डेज रखी, यानी ये हो गया 3 डेज का। अब कितने दिन बचे? ओनली 2 डेज, यानी ये चार्ज हो गया उसके 2 डेज का। क्लियर? अब दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को लिख लो। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। नाउ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यस, एक वेरिएबल सेम रखना पड़ता है। अगर नहीं हो तो हमें अपनी तरफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। पर मैंने यहां देखा मेरे में दोनों में x की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। और अगर मेरे x की वैल्यू सेम आ रही है तो मुझे एलिमिनेट करने की जरूरत है, सॉरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। फिर मैंने देखा कि x दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो अगर साइन सेम आएंगे तो कैसे एलिमिनेट होगा? क्योंकि x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। इट मीन्स x से x, साइन चेंज का मतलब क्या हो गया? एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को आपने सबट्रैक्ट कर दिया। बस यही हुआ साइन चेंज का मतलब, कि आपने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सबट्रैक्ट करा। ठीक, अब 4y, ये वाला साइन कोई काम का नहीं। 4y माइनस 2y, 2y, और 27 में से 2 माइनस करें तो 6, यानी y इक्वल्स टू 6/2, इट मीन्स 3। यानी कितने हो गए y की वैल्यू? 3 रुपीज। एंड अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दो। 2 इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 21, x प्लस 6 इक्वल्स टू 21 एंड x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6, 15 रुपीज। यानी उसका फिक्स चार्ज कितना था? सो फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज एंड पर डे चार्ज इज 3 रुपीज, जो कि आपने x और y माने थे। क्लियर बेटा? इसमें कोई दिक्कत बेटा यहां तक में? आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीख गए होंगे, एलिमिनेशन मेथड सीख गए होंगे आप, और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए। ठीक, तो बेटा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आपको इसकी प्रैक्टिस करना। आपको टाइम टाइम पे मैं हिंट देके होमवर्क दे रहा हूं, तो आपका आई होप आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस करोगे तो और होएगा। और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आरडी है, अपने एग्जाम्पल्स अभी मैंने बचाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आपको करना है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3.5। बेटा एक्सरसाइज 3.5 में जो है बेटा आपके इसमें एक और चीज आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। यानी आपको जो अब इक्वेशन सॉल्व करनी है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करनी है। बट बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी जगह आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना, चाहो तो एलिमिनेशन यूज करना। ठीक, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको 2 इक्वेशन दी, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन ने कहा
कि आपको इन दोनों जो इक्वेशंस है, जो पेयर्स है, इसमें आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दे रही है या फिर नो सॉल्यूशन है इसका। ठीक, तीनों चेक करना है, और मतलब चेक करना है कि इन तीनों में से क्या दे रहा है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए उसने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला है वैसे, लेकिन आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी लगा सकते हो। तो हम बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो बेटा आपको फर्स्ट वीडियो याद है जिसमें हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालते थे? तो निकाल दो। क्या क्या निकालना था? A1 B1 और C1 एंड A2 B2 एंड C2। ठीक, निकालते थे जिसमें हम देखते थे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। भाई A1 का मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। B1 का मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ y, इट मींस -3, क्योंकि हम क्या करते थे? साइन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। एंड C1 मतलब कांस्टेंट टर्म, वो भी क्या है? -3। A2 मतलब सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3। B2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y एंड C2 मतलब कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद हम रेशियो चेक करते थे कि A1 अपॉन A2 वो कितना है? 1/3। फिर हम चेक करते थे V1/B2 यानी -3 अपॉन -9, इसको कैंसिल करा तो 1/3। एंड C1 अपॉन C2 यानी -3 अपॉन -2। फिर हम हमारा स्टेटमेंट देते थे कि यहां पर हमने देखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो अगर इक्वल आता है तो वो कौन से पेयर्स होते हैं? हाँ, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आए तो कौन से पेयर्स होते हैं? यस, पैरेलल लाइंस के। तो हम बता सकते हैं दीज इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। These equations show parallel line, so we have no solution। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसने क्या बोला? अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही आप इसको सॉल्व करो, अदरवाइज नहीं। ठीक, इसी की तरफ फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। फर्स्ट के फोर्थ में उसने क्या कहा? इक्वेशन दी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालो एंड A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालो। A1 का मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x जिसकी वैल्यू है 1। B1 का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y जिसकी वैल्यू -3 एंड C1 यानी -7। सेम A2 B2 एंड C2। फिर हम रेशियो चेक करते थे कि A1 अपॉन A2 यानी 1/3, B1 अपॉन B2 यानी -3 अपॉन -3 यानी कि 1, एंड C1 अपॉन C2 यानी -7 अपॉन -15। तो रीजन क्या देंगे? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसका रेशियो आ रहा है 1/3 और इसका आ रहा है 1, सो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिला? क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी लाइन शो कर रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रही है, सॉल्यूशन यूनिक है, तो किस तरीके से हो जाएगा बेटा ये यूनिक सॉल्यूशन को करने का तरीका? कि आपको अब क्या कर देना है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहो तो आप एलिमिनेशन लगाओ। तो मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा देता हूं। ठीक, ये 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो अगेन वही चीज, कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक, यानी कौन से वेरिएबल को आपको करना है वो आपके ऊपर। अब जैसे कि मेरा x सेम नहीं है तो या तो मैं x सेम करूं किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके, या फिर मेरे पास y की वैल्यू देखी तो मेरे पास y इक्वल आ रहा है। अगर मेरे पास y की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक, तो मेरे को इक्वल करने की जरूरत है नहीं।
फिर मैंने देखा कि y में दोनों साइन सेम आ रहे हैं, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, एंड ताकि मेरा क्या हुआ, -3y और प्लस का 3y 0। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपके साइंस अपोजिट आ रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन साइन सेम आ रहे हैं तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि आपकी वो टर्म एलिमिनेट हो जाए। अब प्लस का 1x और माइनस का 3x, माइनस का 2x और प्लस का 15 माइनस का 7 यानी प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, यानी -2x इक्वल्स टू -8 एंड x इक्वल्स टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट और 8 से 2 कट, कितने टाइम 4, और फिर x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में डाल दो, कोई सी भी एक इक्वेशन में, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी आप चाहो उसमें डाल सकते हो। x की वैल्यू इक्वेशन है आपके पास x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 4 डालो और उससे y कैलकुलेट कर दो, 4 - 7 -3 इक्वल्स टू 3y और y इक्वल्स टू -3 अपॉन 3, इट मीन्स माइनस का 1, सो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक बेटा, यानी इसमें ओवरऑल देखा जाए तो बेटा दो ही मेथड है, दो ही मेथड आपके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। सब्स्टिट्यूशन आप 9th से लगाते आ रहे हो, आपको 9th में भी करवाया था, 10th में भी आपको याद हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने काफी बार यूज करा। अर्थमेटिक में सब्स्टिट्यूशन की जगह आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, दोनों मेथड हो गए। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन से दो वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, नाउ इसके सेकंड का क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड का क्या पूछा है इसने, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब आपको इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 7, ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन दी है a - bx plus a plus by इक्वल्स टू 3a plus b -2। ठीक, अब इससे क्या दिया उसने, कहा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब निकलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन में निकलते हैं। तो आपको सबसे पहले a1 b1 और c1 आपको निकालना पड़ेगा, एंड a2 b2 और c2 भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू a plus b और c2 की वैल्यू 3a plus b -2, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन में से a1 b1 c1 और सेकंड वाली इक्वेशन में से a2 b2 c2। ठीक, अब उसने क्या चाहिए, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आपको बताना पड़ेगा कि उसके सॉल्यूशन है जो, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन में आती है, और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 जो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू डालो, a1 की वैल्यू क्या थी 2 और a2 की वैल्यू क्या थी आपके पास a - b इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डालो, b1 की वैल्यू थी आपके पास 3 और b2 की वैल्यू थी a plus b, फिर c1 अपॉन c2 डालो तो c1 की वैल्यू थी 7 और c2 की वैल्यू थी 3a plus b -2। ठीक, अब यहां से क्या करना है, आपको फर्स्ट बार में इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक, यानी 2 अपॉन a - b जो है वो 7 अपॉन 3a plus b -2 के इक्वल होगा। इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी 2 × 3a plus b -2 इक्वल्स टू 7a - b, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 = 6a प्लस 2b -4 इक्वल्स टू 7a - 7b। इसको सोल्व करो, ये 7a उधर आएगा तो 6a - 7a प्लस 2b प्लस 7b -4 इक्वल्स टू 0, यानी -a 7 और 2 9b -4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3। सेकंड केस में क्या करना बेटा,
सेकंड केस में इन दोनों को इक्वल कर लेना, ठीक। किस किस को, 3 अपॉन ए प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3a प्लस बी माइनस 2 से एंड 7 को a प्लस b से, यानी 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। सारों को एक तरफ लिया हो, 9a, ये 7a इधर आएगा तो माइनस का, प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 में से 7 गए तो 2a, 3b माइनस 7b लाइक टर्म, यानी माइनस का 4b और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देख लेते हैं। माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0 जो कि इक्वेशन 3 है, एंड 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0 जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक। इक्वेशन 3 और 4 आने के बाद अब आपको वापस से या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में देखा जाए तो a की वैल्यू भी सेम नहीं है, b की वैल्यू भी सेम नहीं है। अब तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था बेटा, या तो x की सेम आ जाती थी या y की सेम आ जाती थी, बट अगर नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 1, ठीक। यानी इक्वेशन 3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 4 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। करो भाई, 2 से करेंगे तो 2 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 2a प्लस 18b माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, और 1 से करेंगे तो 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब साइन चेंज करने की जरूरत है क्या बेटा, क्योंकि एक माइनस है एक पॉजिटिव, दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 18 में से 4 गए तो 14b और 8 6 माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 14 अपॉन 14, इट मीन्स 1, ठीक है बेटा। अब b की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, मैं 4 में पुट करो, किसी में भी 1 2 3 4 जिसमें करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक, b की वैल्यू पुट करो, यानी इक्वेशन थी आपके पास 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस 4, b की वैल्यू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 10 by 2, इट मीन्स 5। सो a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक बेटा। इसी का सेकंड पार्ट में क्या बोला, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नो होना चाहिए, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और इसको इसी तरीके से आपको सोल्व कर देना है, उससे k आएगा आपके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा और सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है बेटा। दोनों ट्राई करना, ओके।